इसका क्या फ़ायदा होगा, हमारे शहीद तो वापस नहीं आएंगे। अरसलान ने शेर खान की तरफ देखकर उससे सवाल किया, तुम क्या चाहते हो? शेर खान बोला, अगर बदला ही लेना है तो फिर किसका इंतज़ार है, हम इसे फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं। अरसलान ने कहा, मैंने सारा खेल सिर्फ इस जल्लाद को अपने कब्ज़े में करने के लिए रचाया था। अब मैं इससे पूरा इंसाफ करूंगा, और जिस तरह इसने बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों, बूढ़ों और बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया है, मैं इसी तरह इसे मौत के हवाले कर दूंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि इसकी बेटी से इसकी बात करवा दूं, ताकि इसे यकीन हो जाए कि हम लोग दुश्मन की औरतों का भी एहतराम करते हैं। इतना कहकर अरसलान कोने वाली कोठरी में गया और वहां से छोटा रेडियो ट्रांसमीटर ले आया। कहने लगा, मेरे साथ आओ। वो दोनों एक बार फिर भारतीय ब्रिगेडियर की कोठी में आ गए। अब उन्होंने अपने चेहरे नकाब में नहीं छुपाए हुए थे, क्योंकि वो उस वहशी जल्लाद को ठिकाने लगाने का तहिया कर चुके थे। अरसलान ने जाते ही जगमोहन से कहा, हमें मालूम है कि तुम्हारे मकान पर भी एक खुफिया रेडियो ट्रांसमीटर मौजूद है, मुझे उसकी फ्रिक्वेंसी बताओ। मैं सोनाली से तुम्हारी बात करवाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारी बेटी को घर पहुंचा दिया गया है। भारतीय ब्रिगेडियर ने अरसलान को फ्रीक्वेंसी बता दी। अरसलान ने उस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमीटर ऑन करके मिलाया तो दूसरी तरफ से वायरलेस ऑपरेटर की आवाज आई। अरसलान ने कहा, बात करो, और साथ ही रेडियो ट्रांसमीटर ब्रिगेडियर जगमोहन के आगे कर दिया। उसने जल्दी से कहा, मैं ब्रिगेडियर जगमोहन बोल रहा हूँ, क्या सोनाली घर पहुंच गई है? दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कहा, यस सर, मैडम थोड़ी देर पहले घर पहुंच गई हैं। जगमोहन ने कहा, उससे मेरी बात करवाओ। थोड़ी ही देर के बाद दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब वो 3-4 बातें कर चुके तो कमांडो अरसलान ने ट्रांसमीटर लेकर उसे बंद कर दिया और जगमोहन से कहा, अब तुम्हें यकीन आ गया? वो कहने लगा, हाँ, मगर मुझे यहाँ क्यों रखा गया है? अरसलान ने जवाब में कहा, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और दोनों मुजाहिद बाहर निकल गए। भारतीय जल्लाद ब्रिगेडियर के लिए कोठरी में नाश्ता भिजवा दिया गया था। नाश्ते में चाय भी साथ ही थी। चाय में एक ऐसी बेजायता दवाई मिलाई गई थी जिससे आदमी कम से कम 1 घंटे तक बेहोश हो जाता। ब्रिगेडियर को इस बात की तसल्ली हो गई थी कि उसकी बेटी इज्जत आबरू के साथ घर वापस जा चुकी है। अब उसे अपनी फिक्र थी। अभी तक वो ये मौमा हल नहीं कर सका था कि इन लोगों ने अब उसे किस लिए यरगमाली बनाया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा यही समझ सका था कि ये लोग उसको यरगमाली बनाकर उससे 1-2 और शर्तें मनवाना चाहते हैं। वो यही सोच रहा था कि कहीं ये मुजाहिद कहीं ऐसी शर्त न बता दें जिसको पूरा करना उसके इख्तियार में न हो। नाश्ता करते हुए वो साथ साथ चाय भी पी रहा था। जब वो नाश्ता कर चुका तो उठकर टहलने और सोचने लगा कि ये क्या शर्तें पेश कर सकते हैं। टहलते टहलते उसको एक चक्कर सा आया और वो चारपाई पर बैठ गया। वो दोनों हाथों से अपने सर को दबाने लगा। बेहोशी की दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर रही थी। अपने सर को दोनों हाथों से दबाते दबाते उसकी गिरफ्त ढीली पड़ती गई। वो घबरा कर उठने लगा, मगर उससे उठा न गया और वो वहीं एक तरफ को गिर पड़ा। 15 मिनट बाद अरसलान और शेर खान अंदर आए। उन्होंने देखा कि भारतीय ब्रिगेडियर और न जाने कितने बेगुनाह कश्मीरियों के खून से अपना हाथ रनने वाला जल्लाद बेहोश पड़ा है। अरसलान ने पहरे पर खड़े मुजाहिद को आवाज दी। वो फौरन अंदर आ गया। उसने मुजाहिद से कहा, इसे उठाकर पुरानी बावली ले चलो। अरसलान और शेर खान खुफिया कमिंगा से निकलकर अकबी जंगल में आ गए। यहाँ एक जगह एक काफी गहरी बावली हुआ करती थी जो अब सूख चुकी थी। उसके धाने का कतर 2-2.5 फुट था और इस ख्याल से कि उसके ऊपर पत्थर की एक सिल रखकर मुंह बंद कर दिया गया था कि रात के अंधेरे में कोई उसमें गिर न जाए। ये बावली एक अंधे कुएं की तरह थी और उसके बारे में मशहूर था कि इसके अंदर जहरीले बिच्छू रहते हैं। अरसलान और शेर खान बावली के पास एक तरफ होकर बैठ गए। इतने में 2 मुजाहिद बेहोश भारतीय ब्रिगेडियर को उठाए वहां आए और उन्होंने उसे जमीन पर डाल दिया। अरसलान ने कहा कि बावली के मुंह पर से सिल हटा दो। फौरन मुजाहिदों ने आगे बढ़कर पत्थर की सिल एक तरफ हटा दी। अरसलान ने कहा, अब इस भारतीय जल्लाद को उठाकर बावली में फेंक दो। दोनों मुजाहिदों ने भारतीय ब्रिगेडियर को उठाया, उसे बावली के धाने के पास ले गए और फिर उसे बावली में गिरा दिया। बावली के अंदर उसके गिरने से आवाज पैदा हुई और फिर खामोशी छा गई। अरसलान के हुक्म पर मुजाहिदों ने पत्थर की सिल बावली के धाने पर रख कर उसे बंद कर दिया। अरसलान ने कहा, आप लोग बावली के करीब रहकर कम से कम शाम तक इसकी निगरानी करेंगे, उसके बाद जहां आने की जरूरत नहीं। शेर खान खामोशी से यह सारा मंजर देख रहा था। अरसलान ने उसे साथ लिया और दोनों खुफिया कमीनगाह में वापस आ गए। उस रोज शाम को कमांडो अरसलान और कमांडो शेर खान को तंजीम की दिल्ली शाख के लीडर का खुफिया पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें इन दोनों को फौरी तौर पर दिल्ली बुलाया गया था। यह पैगाम वसूल करने के बाद अरसलान ने शेर खान से कहा, मालूम होता है वहां इमरजेंसी पैदा हो गई है, हमें आज रात ही जहां से निकल जाना चाहिए। शेर खान कहने लगा, मैं तैयार हूँ। रात का अंधेरा हो जाने के बाद दोनों ने जम्मू के देहातियों वाला हुलिया बनाया और खुफिया कमीनगाह से निकलकर खड़े हुए। एक खास मकाम तक वो पैदल चलते रहे। उसके बाद मुजाहिद हसन जीप लेकर मौजूद था। वो जीप में बैठ गए। जीप रात की तारीकी में एक छोटी पहाड़ी सड़क पर दौड़ती चली गई। एक खास इलाके में पहुंचकर उन्होंने मुजाहिद हसन को वापस भेज दिया और एक टीले की चढ़ाई चढ़ने लगे। ये इलाके दोनों कमांडो मुजाहिदों के देखे भाले थे। टीले की दूसरी जानिब एक पहाड़ी कस्बा था। रात की 11 बज रहे थे। अरसलान कहने लगा, यहाँ से जम्मू के लिए लारी हमें मुंह अंधेरे ही मिल सकती है। शेर खान ने कहा, कोई बात नहीं,
हम यहाँ जंगल में किसी जगह इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। वो सड़क से हटकर एक जगह दरख्तों के नीचे बैठ गए। शेर खान कहने लगा, अरसलान तुम कुछ देर के लिए सो जाओ, मैं जाग कर पहरा देता हूँ। उसके बाद तुम पहरा देना और मैं आराम करूंगा। अच्छा ख्याल है। और कमांडो अरसलान वहीं घास पर लेट गया। थोड़ी ही देर के बाद उसके हल्के खराटों की आवाज आने लगी। वो गहरी नींद सो चुका था। कमांडो जब अपनी मुहिम पर मसरूफ अमल होते हैं तो इस किस्म के मौक़ों को हाथ से नहीं जाने देते। उन्हें जब कभी ऐसा मौका मिलता है फौरन थोड़ी देर सो जाते हैं। 2 घंटे के बाद अरसलान की अपने आप आंख खुली। तारीकी में उसने शेर खान से पूछा, मेरा ख्याल है मैं 1-1.5 घंटा जरूर सोया हूँगा। शेर खान ने कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। अरसलान उठकर बैठ गया और बोला, अब तुम आराम कर लो। और शेर खान भी वहीं लेट गया। थोड़ी देर के बाद वो भी सो चुका था। अरसलान बैठा सोच रहा था कि लीडर ने उन्हें दिल्ली किस लिए बुलाया है। कोई अहम काम ही होगा, वरना कश्मीर के महाज से किसी कमांडो मुजाहिद को पीछे नहीं बुलाया जाता। दिल्ली में उनके कुछ रजाकार कमांडो हर वक्त मौजूद रहते हैं। कोई बड़ा हसास मिशन होगा जिसके लिए लीडर ने अपने यहाँ के आदमियों को छोड़कर सिर्फ अरसलान और शेर खान को खास तौर पर दिल्ली बुलाया था। अरसलान और शेर खान के पास भारतीय करेंसी की शक्ल में काफी रकम मौजूद थी। वो जालंधर या अमृतसर से बजरिया तैयारा भी दिल्ली जा सकते थे, मगर ब्रिगेडियर जगमोहन के गुम हो जाने और उसकी बेटी के अगवा और उसकी वापसी के बाद एयरपोर्ट पर खास तौर पर सिक्योरिटी सख्त थी। चुनाचे उन्होंने यही फैसला किया कि वो जम्मू से बरास्ता पठानकोट अमृतसर जाने वाली बस नहीं पकड़ेंगे। उसके बजाय वो शहर से बाहर जम्मू श्रीनगर रोड पर काफी दूर आगे जाकर अमृतसर जाने वाली बसों में सवार होंगे। इस तरह वो जम्मू में पुलिस की चेकिंग से बच जाएंगे। चुनाचे मुंह अंधेरे वो कस्बे के लारी अड्डे पर आ गए, जहां से जम्मू जाने वाली लारी में सवार हो गए। उस वक्त अभी सुबह नहीं हुई थी। पिछली रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। अरसलान ने पुराने कंबल और शेर खान ने एक मैले से खेस की बुकल मार रखी थी। लारी का सफर काफी लंबा था। बाकी रात उन्हें रास्ते में ही गुजर गई। अगला सारा दिन पहाड़ियों में सफर करती रही। दोपहर हुई तो लारी जम्मू तवी के नीम पहाड़ी नीम मैदानी इलाके में दाखिल हो चुकी थी। जम्मू शहर से 2-3 मील उधर ही कमांडो अरसलान और शेर खान लारी से उतर गए और सड़क से हटकर गैर आबाद इलाके में चल पड़े। उन्हें जम्मू शहर से आगे पठानकोट अमृतसर जाने वाली सड़क पर पहुंचना था। दोनों इस नीम पहाड़ी इलाके से बखूबी वाकिफ थे। रास्ते में एक जगह से तवी का दरिया आ गया, जहां दरिया एक बड़ी नदी की शक्ल में था। एक पुल पर से उन्होंने दरिया पार किया और दूसरी तरफ चल पड़े। सूरज गुरूब हो रहा था जब वो एक सड़क पर निकल आए। ये सड़क अमृतसर पठानकोट रोड थी। जम्मू शहर से वो 3-4 मील आगे निकल आए थे, जहां सड़क के किनारे एक जगह बैठकर वो जम्मू से आने वाली और अमृतसर जाने वाली लारी का इंतजार करने लगे। कोई आधे घंटे के बाद एक लारी दूर से आती दिखाई दी। अरसलान ने उसे हाथ का इशारा किया। लारी उनके करीब आकर रुक गई। दोनों उसमें सवार हो गए। जम्मू शहर की सख्त चेकिंग से तो वो बच गए थे। अब एक ही खतरा था कि रास्ते में चेक पोस्ट न हो, क्योंकि एक तो ये इलाका हसास था, दूसरे पीर पंजाल के फौजी कैंप की वारदात हो चुकी थी, जहां कश्मीरी मुजाहिदों ने पूरे भारतीय कैंप को उड़ा दिया था। पठानकोट के अड्डे पर पुलिस जरूर मौजूद थी, मगर बाकायदा मुसाफिरों की चेकिंग नहीं हो रही थी। अरसलान और शेर खान लारी में ही बैठे रहे। जहां से लारी रवाना हुई तो अमृतसर तक कोई खास बात न हुई और वो अमृतसर पहुंच गए। दिल्ली जाने के लिए वो जालंधर की बजाय अमृतसर से ट्रेन पकड़ना चाहते थे। जम्मू से जालंधर तक एक तो रास्ता बड़ा खतरनाक था और किसी जगह भी लारी खड़ी करवाकर मिलिट्री पुलिस मुसाफिरों को चेक कर सकती थी। दूसरे जालंधर शहर के लारी अड्डे पर हर वक्त CID वाले मौजूद होते थे, जिनकी तेज निगाहें देहाती लिबास में भी मुजाहिदीन को पहचान लेती थीं। दिल्ली जाने वाली ट्रेन अमृतसर से ही तैयार होती थी। अमृतसर में उन्होंने एक मामूली से होटल बल्कि ढाबे में खाना खाया। ढाबा भारत के पंजाब में दुकान की तर्ज का होटल होता है, जहां विष्णु खाना यानी सिर्फ दाल भाजी मिलती है। गोश्त वहां नहीं पकाया जाता। स्टेशन के आसपास के ढाबे सारी रात खुले रहते हैं। वो इधर उधर चलने फिरने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। चुनाचे ढाबे के अंदर ही मिट्टी के गिलासों में चाय मंगवा कर बैठे रहे। ये उन्होंने मालूम कर लिया था कि ट्रेन सुबह 6:20 पर दिल्ली जाती है। उस वक्त रात के 4 बज चुके थे। जिनी पॉप हट चुकी थी, मगर मौसम सर्दियों का था, जिसकी वजह से अभी अंधेरा ही था। ट्रेन रवाना होने से 20 मिनट पहले वो स्टेशन पर आ गए। अब वो अलग अलग हो गए थे, साथ साथ नहीं चल रहे थे। उन्हें दिल्ली तक ट्रेन में अलग अलग बैठकर सफर करना था। उन्होंने अपने अपने तौर पर टिकट लिए और प्लेटफॉर्म पर आ गए। ट्रेन खड़ी हुई थी। मुसाफिरों का काफी रश था। दोनों अलग अलग डिब्बों में सवार हो गए। ट्रेन अपने वक्त पर रवाना हुई। रास्ता खैरियत से कट गया और कमांडो अरसलान और शेर खान दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली स्टेशन के बाहर आकर वो एक बार फिर मिल गए। अपनी तंजीम की दिल्ली शाख के खुफिया दफ्तर का उन्हें इल्म था। वो एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर एक खास इलाके में आ गए, जिसका नाम हम मसलहत की वजह से नहीं बताएंगे। वो तंजीम के खुफिया हेडक्वार्टर में आ गए, जहाँ तंजीम का पार्टी लीडर उनका इंतजार कर रहा था।
जैसे ही वो दोनों लीडर से मिले, लीडर ने कहा, तुम नहा धोकर ताज़ादम हो जाओ, फिर बातें करेंगे। अरसलान और शेर खान नहा कर ताज़ादम हो गए और लीडर के छोटे से कमरे में आकर उसके पास बैठ गए। उसने चाय और बिस्किट से उसकी तवाज़ु की। उसने चाय और बिस्किट वगैरह मंगवा रखे थे। लीडर प्यालियों में खामोशी से चाय उंडेलने लगा। अरसलान और शेर खान की तरफ देखा। शेर खान ने जरा खनखारते हुए लीडर से कहा, सर, आपका पैगाम मिलते ही हम कश्मीर से चल पड़े थे। लीडर आहिस्ता से बोला, तुम्हें सही करना चाहिए था। जब शेर खान ने बात शुरू कर दी तो अरसलान ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, सर, कोई इमरजेंसी पैदा हो गई है? लीडर ने कहा, चाय पी लो, फिर बात होगी। कुछ देर तक अरसलान और शेर खान से कश्मीर के महाज पर मुजाहिदों की सरफरोशाना गुफ्तगू होती रही। उसके बाद उसने कहा, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान और भारत दोनों इस वक्त एटमी ताकत बन चुके हैं। भारत के अज़ाइम जारहाना हैं, जबकि पाकिस्तान महज अपने दिफा की खातिर एटमी मैदान में उतरा है। सबसे पहले एटमी धमाका भारत ने किया था। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान ने भी उसके जवाब में एटमी धमाका कर दिया और भारत भीगी बिल्ली की तरह बैठ गया, वरना एटमी धमाके के बाद उसका लहजा ही बदल गया था और उसने पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान के धमाके के बाद भारत का लहजा मामूली पर आ गया और वो दोस्ती और भाईचारे की बातें करने लगा, लेकिन अंदर से वो अपनी एटमी सलाहियतों को मजीद बढ़ाने की खातिर एटमी मिसाइलों और न्यूक्लियर वॉरहेड पर काम करता रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस भारत के इन मजमूम और जारहाना अज़ाइम से बेखबर नहीं है, लेकिन हम दुश्मन के घर में बैठे हुए हैं, हमें उसके अंदर की खबरें मिलती रहती हैं। लीडर ने चाय का एक घूंट लिया और रुमाल से होंठ साफ करने के बाद बोला, हमारी इंटेलिजेंस दुश्मन के पेट में बैठी हुई है और हमें दुश्मन के मजमूम अज़ाइम की एक एक पल की रिपोर्ट मिलती रहती है। चुनांचे इस सिलसिले में हमें 2 दिन पहले एक खुफिया इतला मिली है, जिसकी रूह से भारत के एटमी कमीशन ने एक ऐसे न्यूक्लियर वॉरहेड पर काम शुरू कर दिया है जो एक इंतहाई तेज रफ्तार मिसाइल की शक्ल में होगा और जिसमें यह सलाहियत होगी कि 2000 मील के दायरे में अगर किसी भी जगह से कोई एटमी मिसाइल छोड़ा जाएगा तो वो इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ फजा में परवाज करते हुए उस मिसाइल को फायर किए जाने के फौरन बाद वहीं तबाह कर देगा। हमें ये इल्म नहीं है कि इसके जवाब में पाकिस्तान ने इसका कोई तोड़ दरियाफ्त किया है या नहीं, लेकिन हम अपने तौर पर भारत के इस इंतहाई बर्क रफ्तार और ख़तरनाक तरीन मिसाइल शिकन एटमी मिसाइल का फुल कंप्यूटर डाटा पाकिस्तान तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान जो आलम इस्लाम का कला है अपना पूरा दिफा कर सके और पाकिस्तान का सबसे हिराली परचम आज़ाद फ़ज़ाओं में लहराता रहे। शेर खान ने कहा, सर, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान दुश्मन के इन ख़तरनाक अज़ाइम से बेखबर नहीं है और हमारे साइंसदान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी सरगर्मी से काम कर रहे होंगे। लीडर कहने लगा, खुदा करे कि ऐसा ही हो और मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। इसके बावजूद हमारा फ़र्ज है कि हम अपने तौर पर जहाद कश्मीर की कॉज और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें। अरसलान कहने लगा, सर, एटमी कंप्यूटर डाटा की पोजीशन क्या है? लीडर ने कहा, इसकी पोजीशन यह है कि इसे कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है, लेकिन दुश्मन ने एहतियात के तौर पर उसकी एक मास्टर कॉपी तैयार करके रख ली है। हम दुश्मन को उसके इस एटमी डाटा से महरूम नहीं कर सकते क्योंकि यह सब कुछ कंप्यूटर्स में फीड हो चुका है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस एटमी डाटा की एक कॉपी डिस्क किसी तरह हमारे पास आ जाए और हम उसकी 2-3 कॉपियां निकाल कर एक कॉपी पाकिस्तान को पहुंचा दें और बाकी किसी इंतहाई महफूज जगह पर छुपा लें। ये हमारी अखलाकी मैदान में भी बड़ी फतह होगी। इससे न सिर्फ भारत की खुफिया एजेंसियों का वक़ार खाक में मिल जाएगा, बल्कि कश्मीरी मुजाहिदीन का मोराल भी बुलंद होगा। शेर खान ने कहा, सर, हमें ये मालूम करने की ज़रूरत है कि ये एटमी डाटा की डिस्क्स की कॉपियाँ कहाँ रखी गई हैं। हम कंप्यूटर में फीड किया हुआ डाटा तो नहीं उड़ा सकते, लेकिन उसकी डिस्क्स हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। लीडर कहने लगा, हमें यह नहीं मालूम हो सका कि भारतीय एटमी डाटा की इस वक्त कितनी डिस्क्स भारत के एटॉमिक कमीशन की तहवील में है, लेकिन एक इतला हम तक ज़रूर पहुंची है। अरसलान ने पूछा, वो क्या है? लीडर ने कहा, वो इत्तला ये है कि इस एटमी डाटा डिस्क्स की मास्टर कॉपी इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दिल्ली हेडक्वार्टर से एटॉमिक कमीशन के मद्रास हेडक्वार्टर में ले जाई जा रही है। आपका मिशन ये होगा कि आप इस एटमी डाटा डिस्क की मास्टर कॉपी को दिल्ली और मद्रास के रास्ते में ही अपने कब्जे में कर लें। कमांडो शेर खान ने एक सवाल उठाया। उससे कहा, सर, मास्टर कॉपी के गुम हो जाने के बाद यकीनी तौर पर भारत की इंटेलिजेंस यही समझेगी कि उनका एटमी राज चुरा कर पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। इस सूरत हाल में भारत के एटमी साइंसदान इस मास्टर कॉपी के फीड किए हुए कंप्यूटर डाटा में बाज ऐसी टेक्निकल तब्दीलियां कर देंगे जिसके बाद हमारे हाथ आई हुई एटमी राज की डिस्क का डाटा बेकार हो जाएगा। कमांडो अरसलान ने शेर खान की तायद करते हुए कहा, सर, शेर खान का कहना बिल्कुल सही है। हमें किसी ऐसी तरकीब पर अमल करना होगा कि भारत की इंटेलिजेंस और भारत के एटॉमिक कमीशन को ये इल्म ही ना हो सके कि एटमी डाटा डिस्क का राज किसी दूसरे मुल्क तक पहुंच चुका है और डिस्क भी हमारे हाथ आ जाए। लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें ये नुक्ता मालूम नहीं था? हमें मालूम था कि एटमी राज वाली डिस्क गायब हो जाने के बाद भारत का एटमी कमीशन लाजमी तौर पर एटमी मिसाइल के न्यूक्लियर डाटा में बाज ऐसी टेक्निकल तब्दीलियां कर देगा कि हमारे हाथ आई हुई डिस्क और एटमी राज बेकार हो जाएगा।
शेर खान ने पूछा, सर फिर इसका क्या हल है? लीडर कहने लगा, इसका हल हमने पहले ही सोच रखा है और जो हल हमने सोचा है वो आपके मिशन का सबसे अहम हिस्सा है। अरसलान ने पूछा, सर क्या हम पूछ सकते हैं कि वो हल क्या है? लीडर ने कहा, क्यों नहीं, वो हल आपको बताना इंतहाई जरूरी है।